नाज़रीन, मोदी ने अपना इक़्तिदार बचाने के लिए मोदी अपने इक़्तिदार की खातर भारत से खेलने लगा है। भारत मुल्क से, वो जो अपने आप को बहुत बड़ा मुल्क कहते हैं, उसकी किस्मत से खेलने लगा है मोदी, ताकि उसका इक़्तिदार बच जाए। उसके इक़्तिदार को किस तरह के ख़तरात हैं, यानी कि ऐसे ख़तरात भी हैं मोदी के इक़्तिदार को कि जो इर्द गिर्द के मुल्कों में जिस तरह का जो काम हो चुका है ये वैसा है बिल्कुल। मैं उसकी तरफ पहले भी आपको बताया था, इसकी तफसीलात और उन ख़तरात के बारे में बताऊंगा और मोदी क्या करने जा रहा है ये मैं आपको, ये ब्रेकिंग न्यूज़ है, ये बहुत बड़ी न्यूज़ है। और फिर इससे भी बड़ी खबर ये है कि भारत की फ़ौज ने हथियार फेंक दिए। ये कैसी फ़ौज है भाई, जो बड़ी सीने तान तान के और रोज़ाना एक धमकी देते हैं पाकिस्तान को, और वो अब हथियार फेंकती हुई नज़र आ रही है। तो इन ख़बरों के अलावा एक ख़बर और कि फ्रांसीसी कंपनी ने भारत को एक लेटर लिखा है, भारतीय हुकूमत को, और उसमें उन्होंने बाकायदा एक डांट पलाई है और कहा है कि हमें तुम्हारी सलाहियतों पे यकीन नहीं है, हम अपने SOP के मुताबिक चलेंगे, हम अपना तरीक़ाकार इख्तियार करेंगे। ये कौन सी कंपनी है और किस चीज़ पे एतबार नहीं है, इन सब खबरों के साथ में आता है। तो सबसे पहले तो मैं आपको यहीं से शुरू कर लेते हैं। ये फ्रांस की जो कंपनी राफेल बनाती है, डसॉल्ट, इसने इंडिया की हुकूमत को और वज़ारत दफ़ा को एक ख़त लिखा है और ख़त में अच्छी खासी उन्होंने डांट पलाई। उन्होंने कहा है कि ये क्या तरीक़ाकार है कि राफेल जो कि एक जंगी जहाज़ है और हमारी एक, हम उसको बनाते हैं, हमारी एक रेपुटेशन है, हम मतलब हमारी कुछ कोई सीक्रेसी होती है हर कंपनी की, हर कारोबार की, और आपका सोशल मीडिया जो है वो राफेल के बारे में पता नहीं क्या क्या रोज़ाना के हिसाब से बकता रहता है, और वो इन्फॉर्मेशन जो है वो ज़ाहिर है कि फिर आपकी तरफ से जाती है और वो सोशल मीडिया में जा रही है। और फिर ये कि राफेल की डिलीवरी के हवाले से बड़ी अजीबोगरीब जो सोशल मीडिया पे गुफ्तगू शुरू हो गई है। तो ज़ाहिर है कंपनी ने फिर उसमें अपनी रेपुटेशन की को फ़र्क पड़ते हुए देखा और एक दबाव महसूस किया, तो उन्होंने ख़त लिखा है बाकायदा तौर पे, और उसमें उन्होंने लिखा है कि बंद की जाए ये सारी जो सोशल मीडिया पे जो कुछ चल रहा है। आपको पता कि गोदी मीडिया और भारत का सोशल मीडिया तो बस छोड़ ही दें कि क्या क्या उसमें हो रहा होता है। मतलब बंदा यकीन नहीं करता कि ये कोई मीडिया कहलाने के काबिल भी है या नहीं है। जो उनके मुंह में आता है, जो उनके दिमाग में आता है, वो सब का सब उंडेल देते हैं, बोलते भी नहीं उंडेलते हैं, उगल देते हैं। तो अब उन्होंने ये कहा है अपने लेटर में, डसॉल्ट कंपनी ने, उन्होंने कहा है कि ये देखें, ये जो दबाव बढ़ाया जा रहा है कि हम राफेल M तैयारे जो हैं वो जल्दी भारतीय हुकूमत के और एयरफोर्स के हवाले करें, ऐसा नहीं हो सकता। अब राफेल M हैं क्या? राफेल M वो तैयारे हैं, ये राफेल तैयारे हैं, उनका नाम है राफेल M, जो बेसिकली बहरिया के मकासद के लिए इस्तेमाल होते हैं। यानी कि बहरी जंगी जो वॉरफेयर है, जो नेवल वॉरफेयर है, उसमें जो फाइटर जेट इस्तेमाल होते हैं वो हैं राफेल M, और महंगे तैयारे हैं, अगेन 4.5 जनरेशन है, और उससे थोड़ा ज़ाहिर है डिफरेंट है कि वो फ़ज़ाइया में इस्तेमाल होते हैं, ये नेवी में इस्तेमाल होते हैं। तो ये तैयारे जो हैं, इसका ऑर्डर इंडिया ने कोई आज से 1.5 साल पहले उनको दिया था, और अब इंडिया की तरफ से दबाव बढ़ना शुरू हो गया क्योंकि उनका तेजस गिर गया तो उनका पूरा तेजस ही गिर गया। जितने भी तैयारे हैं, जितना वो प्रोजेक्ट था वो आप समझें कि अब दफन हो गया। एक होता है ज़मीन बोस होना, वो दफन ही हो गया, ख़त्म हो गया। आर्मेनिया ने लेने से इनकार कर दिया। आपने ये खबर तो देख ही ली होगी कि आर्मेनिया जो है वो इसलिए तेजस ले रहा था कि वो इंडिया को खुश कर सके। और इंडिया को खुश क्यों करना चाह रहा था आर्मेनिया? कि अज़रबैजान जो उसका राइवल है, मुखालिफ है, गो कि उनकी सुलह हो गई है वैसे, लेकिन मुखालफत तो उनकी सदियों से है। तो वो उस अज़रबैजान को पाकिस्तान तुर्की के साथ मिलकर सपोर्ट कर रहा था और ठीक ठाक सपोर्ट कर रहा है, और फिर जो अज़रबैजान है वो पाकिस्तान से JF-17 थंडर ले रहा है। तो आर्मेनिया को इन्होंने भी कुछ कहा, उन्होंने भी कहा चलें हम भी थोड़ा सा, ये जियो पोलिटिकल गेम होती है ना, ये पोलिटिकल गेम है,
इंटरनेशनल। तो उसमें उन्होंने कहा कि चलो हम भी इंडिया का कुछ थोड़ा, इंडिया का हमारा एक साथ हो जाएगा, इंडिया इंटरनेशनली हमें सपोर्ट करेगा। तो उन्होंने तेजस लेने की बात की। तो अब जब तेजस गिरा तो उन्होंने कहा हम भी नहीं ले रहे भाई। अब जाहिर है नकारा चीज़ कौन लेता है, मतलब ये कि जो कचरे की चीज़ होती है उसको कौन ख़रीदता है। तो कचरा तो कोई नहीं खरीदता। तो उन्होंने कहा कि जो खरीदता है वो फिर कचरा ही खरीदता है। तो उन्होंने कहा कि हम जहाज़ नहीं खरीदेंगे ये वाला। तो उसके बाद इंडिया में ये तेजस और सारे मामलात, और फिर ये कि राफेल का एक दफ़ा गिर जाना और पाकिस्तान के साथ मुसलसल धमकियाँ देना, और इंडिया के अंदर से फिर इस पर तनकीद आना कि भाई धमकियाँ तो दे रहे हो, लड़ोगे कैसे ये भी बता दो। तो अब उन्होंने वो राफेल का ऑर्डर दिया हुआ था, तो अब वो कह रहे हैं कि जल्द अज जल्द उनके हवाले किए जाएं। कंपनी क्या कहती है ये सुनने वाली बात है। कंपनी ये कह रही है कि भाई वो जो 10 हफ्तों की ट्रेनिंग है ना आपके पायलट्स को, वो देना बहुत ज़रूरी है, उसके बगैर हम आपको नहीं देंगे, ये हमारा एसओपी है, ये एग्रीमेंट का हिस्सा, हम उसके बगैर आपको राफेल नहीं देंगे। इसलिए कि उनका तजर्बा बहुत तल्ख हुआ है कि इनके पायलट्स ने राफेल उड़ाए और ये राफेल गिर गए। और नुकसान इंडिया को तो जो हुआ सो हुआ, इंडिया की तो सुबकी हुई, हजीमत हुई, शिकस्त हुई, उसकी तो नाक रगड़ी गई। लेकिन उस कंपनी की जो ये तैयारे बनाती है और कितनी अरबों डॉलर इन्वेस्टमेंट है उनकी तो ऐसे धड़ाम वो भी नीचे गिर गई, और उनके स्टॉक उसी दिन जो है वो गिर गए थे, और एक अरसे तक उनके स्टॉक गिरे रहे। और कोई दूसरा मुल्क जो है वो राफेल को हाथ डालने के लिए को ईगरली, यानी कि शौक के साथ कि यार ये बहुत अच्छा तैयार है, जाने को तैयार ही नहीं है। अब वो अपनी रेपुटेशन नए सिरे से बिल्ड कर रहे हैं। तो उन्होंने कहा कि नहीं ऐसे नहीं होगा, ये आपके पायलट आएंगे, उनको हम 10 हफ्तों की ट्रेनिंग देंगे, उन ट्रेनिंग में उन्हें बताएंगे कि जहाज़ उड़ाना कैसे, भाई गिराना नहीं है दोबारा, तो उसके बगैर हम आपको तैयारे नहीं दे सकते। तो ये है उनकी जो असल में बहुत ज़्यादा इंडिया की इस वक्त सुबकी हुई है, और उस कंपनी ने उनको बाकायदा डांटा है कि बंद करें ये सब कुछ सोशल मीडिया पे। दूसरी जो सबसे बड़ी खबर मैं आपको दे रहा था वो ये है कि मोदी जो है उसके मुल्क में पुतिन ने आने से इनकार कर दिया। पुतिन ने आना था दिसंबर में, रूस के सदर पुतिन ने, और उसके इनकार के बाद ये खबर वैसे मैंने ही आपको सबसे पहले दी थी, और उसके इनकार के बाद अब इजराइल के वजीर आज़म नेतन्याहू ने, जो कसाब है, जो जालिम है, जो जिसने नस्लकुशी की है, उस बंदे ने आना था, उसने भी इनकार कर दिया। और दोनों की तरफ से जो इनकार आया है, एक ही रीज़न बताई गई है, वो है कि सिक्योरिटी के प्रॉब्लम है, यानी कि उन्हें अपनी सिक्योरिटी का मसला है कि उन्हें कहीं मार ना दिया जाए, कोई निशाना ना बना ले। अब ऐसी क्या सिचुएशन हो गई है इंडिया में कि उनको वो जो है वो निशाना बन सकते हैं। तो ये है असल जो स्टोरी मैं आपको बताने वाला हूँ, वो ये है कि सबसे पहले तो इंडिया में जो पिछले दिनों धमाके हुए हैं, उन्होंने पाकिस्तान का पहले नंबर पे नाम क्यों नहीं लिया। तो उसकी एक रीज़न तो ये थी कि उसमें सऊदी अरब ने उनको बाकायदा कहा कि अगर ये फजूल हरकत की, क्योंकि पाकिस्तान से कोई ताल्लुक़ नहीं था उन धमाकों का, और अगर तुमने जोड़ने की कोशिश की तो फिर ये समझना कि हमें भी धमकी है। तो इसका मतलब ये होगा कि फिर वो जितने भारतीय उधर बैठे हुए हैं ना सऊदी अरब में, उनको निकाला जाएगा। ये पाकिस्तान पे तो इसलिए नहीं उन्होंने डाला, और उधर से ट्रंप भी नाराज़ है, ट्रंप भी अच्छी खासी रोज़ाना के हिसाब से छितरोल कर रहा है मोदी की। अच्छा, असल वजह यह है कि ये जो धमाके हैं ये अल-कायदा और दाइश, ये इनके धमाके हैं, ये इन्होंने किए हैं। ये सिर्फ इधर नहीं, कश्मीर में भी, और बहुत से लोग ऐसे पकड़े गए हैं जो अल-कायदा के लोग हैं, और वहाँ पे बाकायदा स्लीपर सेल हैं इंडिया में अल-कायदा के और दाइश के, और उनके जो लिंक्स हैं वो अफ़गानिस्तान में मिलते हैं जाके। क्योंकि देखें, इसमें तो कोई शक नहीं ना कि अफ़गानिस्तान इस वक्त एक मरकज़ है पूरी दुनिया में दहशत गर्दों का। तो उनके अपने अपने टारगेट्स हैं। उन्होंने मतलब टीटीपी अगर इधर है तो टीटीपी कहीं और भी कुछ कर रही है, लेकिन मेनली वो पाकिस्तान के साथ है। इसी तरह अल-कायदा, दाइश, मुख्तलिफ नामों से पूरी दुनिया में लगे हुए हैं वो। तो उनके बाकायदा लिंक्स मिले हैं, और ये जाहिर है कि जब इस तरह का मामला होता है तो पूरी दुनिया की जो इंटेलिजेंस एजेंसियां होती हैं वो अपनी खोज में लगी होती हैं। उन्हें भी पता चल गया कि ये तो भाई
इंडिया में तो बहुत सूरत हाल ख़राब है, इसका मतलब तो किसी वक्त भी कुछ भी हो सकता है। एक तो ये ख़तरा था इन दोनों हजरात को, एक हज़रत और एक कसाब। मैंने उसको नाम पुतिन को कहा है कि वो उसको तो नहीं हम कहते, लेकिन दूसरा तो कसाब है। इन दोनों ने इसलिए इनकार किया। दूसरी बड़ी वजह यह है कि इंडिया के अंदर इस वक्त एक इतनी बड़ी बेचैनी है कि नेपाल जैसी सूरत हाल बनती हुई नज़र आ रही है, और वो बिहार में है। बिहार में इस वक्त मुख्तलिफ मसाइल की बना पे लोग जो हैं वो सड़कों पे, और बड़ी सूरत हाल ऐसी है कि वो मतलब वो अगर वो कहते हैं ना कि ये यहाँ पे आग लगी हुई है तो साथ ही दूसरी किसी जगह पे भी आग लग सकती है, यानी कि वो फैल सकती है उन सब रियासतों में जहाँ पे इनको बहुत से, जहाँ पे जो लोग जो हैं वो अपने आप को ऑप्रेस्ड महसूस करते हैं, मिज़ोरम है और बाकी जो रियासतें हैं। तो अब वहाँ पे ये भी उनको सारी खबरें मिल रही हैं कि ये क्या इंडिया के अंदर इस वक्त जो है कोई नया तूफ़ान आ सकता है, इंसानी मसाइल की बना पे लोग जो हैं वो कोई तब्दीली का तूफ़ान ला सकते हैं। तो दूसरी खबर मैं आपको ये बता रहा था। अब मैं आपको आखिरी खबर जो सबसे बड़ी खबर है वो ये है कि इंडिया के फ़ौज के, अब देखें कोई फ़ौज का सरबराह या कोई फ़ौजी जो सोल्जर होता है, ये ट्रू सोल्जर होता है, वो कभी कहता है कि मेरी ज़मीन का 1 इंच भी कहीं जाए? कभी नहीं कह सकता। वो देना तो दूर की बात है, वो बात ही नहीं कर सकता, वो सोच नहीं सकता। वो तो होता ही इसीलिए है, वो तो अपनी ज़मीन अपने वतन की हिफाजत के लिए जान देने के लिए आता है ना, कि मैं इस ज़मीन का एक टुकड़ा किसी को देना तो दूर की बात, दुश्मन उस पर पाँव भी रखेगा तो मैं अपनी जान दे दूंगा और मैं उससे टकरा जाऊंगा। लेकिन ये क्या बंदा है, ये उपेंद्रा द्विवेदी, उनका जो आर्मी चीफ है, वो कह रहा है कि पाकिस्तान के खिलाफ जंग लड़ने के लिए चूंकि चाइना उसकी मदद कर रहा है तो चाइना को पीछे हटाने के लिए अरुणाचल प्रदेश दे दो, यानी कि वो अपने मुल्क का एक हिस्सा दूसरों को देने को तैयार है। ये सोल्जर क्या होता है, ये स्पाई होता है, फिर वो ऊपर से आर्मी चीफ। तो ये है मोरालिटी, और ये है उनका मोरल, और ये है उनकी फौज। तो सरेंडर है, ये सीधा सीधा सरेंडर है कि उनको दे दो अरुणाचल प्रदेश, ताकि उनको खुश करो, और पाकिस्तान के साथ फिर वो पाकिस्तान का वो साथ नहीं देगा, उसको वो पीछे हट जाएगा, फिर हम पाकिस्तान से लड़ेंगे, फिर भी देख लेंगे। चाइना ने कौन सा आके हमारे साथ आके कोई लड़ाई की है? चाइना का अगर वो कहते हैं वेपन है, तो ये पहली बात, मुश्तरका पैदावार में बने हुई चीज़ें हैं, हमने इकट्ठी बनाई हैं, वो आज भी बनी हैं, वो आइंदा भी बनेंगी, ठीक है। अदरवाइज़ ये है कि ख़रीदा हुआ है, कोई और चीज़ है तो वो ख़रीदी हुई है। जैसे आप लोग राफेल लेते हैं फ्रांस से, हमने उनसे ले लिया। तो वो अगर फ़र्ज़ करें, अब अव्वल तो हो नहीं सकता, उसकी वजह मैं अगले किसी व्लॉग में बताऊंगा कि चाइना हमसे कभी दूर हो ही नहीं सकता। कोई नारे नहीं है, हकीकत बयान करूंगा, उसकी वजूहात बताऊंगा। लेकिन अगर फ़र्ज़ करें ये वो इस तरह सोच के वो कर भी लेते हैं, वो करते हैं जी, चलें जी, फ़र्ज़ कर लेते हैं, तो पाकिस्तान अकेले लड़ाई नहीं लड़ सकता क्या? हमने पिछली जो जंगें हैं, सिवाय एक कतर के, जो कि जाहिर है कि वो जंग नहीं थी, वो सिविल वार अंदर से हो चुकी थी, तो हमने कौन सी जंग हारी है भाई आपके मुकाबले में? हमने तो इंटरनेशनल जंगें जीती हुई, आलमी जंगें जीती हैं। हमने रूस के साथ जंग जीती है, आलमी जंग है, यानी कि सुपर पावर के साथ है, अमेरिका के साथ जंग की है, अमेरिका से जीती हुई है। तो भाई हम मतलब फिर क्या जंग नहीं जीत सकते, या फिर हमारा कोई दोस्त ही नहीं रहेगा इसके अलावा? तो लेकिन वो ये सूरत हाल तो खैर हमारी है ना भाई। अपना पहले सोचें कि आप अपने मुल्क का एक हिस्सा देने को तैयार हो गए, और अगर अरुणाचल प्रदेश जाता है तो क्या ख्याल है कि चाइना वहीं तक रहेगा? इसकी मजीद कहानी आपको अपडेट आगे बताऊंगा कि फिर चाइना कहाँ तक आएगा। इजाज़त दीजिए।